हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामा एकेडमी। गाइस, ये हम 2019 का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड का 10th क्लास का। इसके अब तक दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। इस वाले पार्ट में हम 25 से लेके और 30 तक यानी लास्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये पेपर फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन से। इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रखे, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। कार्बन के 2 अपर रूप कौन से होते हैं? हीरा तथा ग्रेफाइट, हम सबको पता है। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किन 2 अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? देखो, जो सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, जब इनको 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो उससे बनता है एक्वा रेजिया। मतलब 3 पार्ट आपको HCl के लेने हैं और 1 पार्ट HNO3 का लेना है, तो इस मिक्सचर को कहते हैं एक्वा रेजिया। नेक्स्ट में पूछा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वो होती है जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन हो, उससे लवण बने और जल निकल जाए। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? हमारा क्षार है। इसकी रिएक्शन जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो NaCl बनता है यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और जल निकल जाता है। तो इस तरह की जो हमारी अभिक्रिया हुई है उसको कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद इसका 4th पार्ट में पूछा है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? जो सोडियम धातु होती है उसको हम कभी भी खुला नहीं रखते, हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है, मतलब एकदम रूम टेम्परेचर पे ही वो आग पकड़ लेती है। यदि ये धातु वायु के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है। इसी वजह से वायु से संपर्क हटाने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, अब है 26 क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। समजातीय श्रेणी, देखो ये आपसे पूछा है कार्बनिक यौगिकों के संबंध में पूछी है ये चीज। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। मतलब समान क्रियात्मक समूह का मतलब है कि उनमें सब में वो सारे एल्केन हैं या एल्कीन है, एल्काइन है, उनमें एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कोई एक हो जिनमें सेम क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। जब उनको हम कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो एक श्रेणी बनेगी। मतलब एक बराबर बराबर अंतर आएगा सब में। वो जिस तरह की जो श्रेणी बनेगी जिसमें बराबर अंतर होगा उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं, और हर एक सदस्य को एक दूसरे का सजात कहेंगे। देखो, कोई भी समजातीय श्रेणी है, उसके कुछ गुण होंगे तो समजातीय श्रेणी कह दो या सजातीय श्रेणी। उसके ये गुण है, फर्स्ट तो पॉइंट ये है कि जो सजातीय श्रेणी है उसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमारा CH4 है, हमने मिथेन लिखा, तो अगला सदस्य में आप CH2 जोड़ के लिखोगे, मतलब C2H6 हो जाएगा। और जो ये CH2 का अंतर रहेगा, CH2 का अनुभार होता है 14। देखो, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन, तो अनुभार 14 होगा, यानी अनुभार 14 का अंतर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, किसी एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। मतलब एक जो सामान्य सूत्र लिखेंगे, जैसे एल्केन का लिखते हैं हम CnH2n+2, तो ये उसका जितने भी एल्केन होंगे यानी उस सजातीय श्रेणी के जितने सदस्य होंगे सबका सामान्य सूत्र वही बनेगा। थर्ड है, सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियां हैं, मतलब कुछ कॉमन मेथड होंगे जिससे हम इनको प्राप्त कर सकते हैं सारे सदस्यों को। एग्जाम्पल है इसके एल्केन। जैसे एल्केन के सजातीय श्रेणी का सूत्र अभी बताया मैंने, CnH2n+2 है। जैसे कि अगर आप n की जगह 1 रखो तो C1 हो जाएगा। H2n+2 है, इस n की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 + 2 ये हो जाएगा। जब 1 रखोगे 2 1 जा 2 + 2 4 होगा, यानी कि CH4 जो मेथेन बनता है। जब n की जगह आप 2 रखोगे यहाँ पे तो हमको एथेन मिलेगा, n की जगह 3 रखोगे तो प्रोपेन मिलेगा, 4 रखोगे तो ब्यूटेन मिलेगा, 5 रखोगे तो पेंटेन मिलेगा। इस तरह से हमारी सजातीय श्रेणी बनती जाएगी। बस आपको इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 2 3 करके रखते जाना है। ठीक है, और आप ये देखो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एक सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, और इन सब के बीच में, मेथेन और एथेन के बीच में CH2 का डिफरेंस है, एथेन और प्रोपेन के बीच में CH2 का डिफरेंस है। ओके, तो इस तरीके से एक सजातीय श्रेणी बन रही है। सेकेंड पार्ट है इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। रिएक्शन दी हुई है, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन हो रखी है जिसमें जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो इसमें बताना है कौन सा पदार्थ उपचयित, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है।
जैसे कि आपको पता होगा, जब कोई भी परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने को उपचयन कहते हैं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी कोई भी परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। अब बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं कि उसमें एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, उस तरह की रिएक्शन को रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जो ये रिएक्शन है, इसमें बताना है उपचयन और अपचयन। इसमें जिंक ऑक्साइड जिंक में चेंज हो रहा है, मतलब जिंक से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन होता है, तो इसका मतलब इसमें जिंक अपचयित हो रहा है। और जो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन CO में चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? उपचयन। ऑक्सीजन के जुड़ने को या तो ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन के निकलने को अपचयन कहते हैं। ठीक है। हम जो उपचयन और अपचयन को इलेक्ट्रॉन के निकलने और जुड़ने के आधार पे भी परिभाषित कर सकते हैं, और ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने के आधार पे भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि कब उपचयन हो रहा है, कब अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन जहाँ पे जुड़ेगी वो उपचयन है या ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन जहाँ से निकलेगी, जिस परमाणु या आयन में से निकलेगी, वहाँ पे अपचयन होगा। या फिर इसमें ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है, इनके रासायनिक सूत्र बताने हैं विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये इन दोनों के रासायनिक। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में अपमार्जक और संक्षारण पे टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। तो पहले अपमार्जक देखते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? जो डिटर्जेंट होते हैं, जिनसे हम कपड़े धुलते हैं, ये सब काम करते हैं। ठीक है, जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है, अमोनियम लवण और सल्फोनेट लवण होते हैं अपमार्जक में, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी एक लंबी चेन होती है। इन यौगिकों का आवेशित सिरा, मतलब जिस पे चार्ज होता है, वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वे कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। जो अपमार्जक है, कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। मेनली क्या होता है, जो कठोर जल होता है उसमें साबुन वगैरह अच्छे से रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो अपमार्जकों का वहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका शैम्पू बनाने में और कपड़े धोने के उत्पादन में अपमार्जकों का यूज़ होता है। ये साबुन से ज़्यादा अच्छी सफाई देते हैं। सेकेंड है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जंग लगना। ठीक है, अनेक धातुओं की सतह वायु तथा जल से प्रभावित होती है। हम सबको पता है कि आयरन को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक सा, ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, यानी इसकी सतह पर भूरे रंग का एक पपड़ीदार पदार्थ का आवरण उत्पन्न हो जाता है। इसे जंग कहते हैं। जंग क्या होता है? हाइड्रेट आयरन, यानी आयरन ऑक्साइड होगा, जिसमें आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। इसका सूत्र है जंग का Fe2O3.XH2O। इसी प्रकार जब कॉपर को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा हरे रंग की परत चढ़ जाती है उस पर, कॉपर जिसको तांबा कहते हैं। तांबे को अगर नम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसकी सतह पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का आवरण उत्पन्न हो जाता है। तो जब धातु की सतह जल, वायु या किसी और पदार्थ से प्रभावित होती है तो उसी को संक्षारक, उस धातु को कहते हैं संक्षारित हो गई, और इस घटना को कहते हैं संक्षारण। अब 27वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है पुनरुद्भवन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। देखो, पुनरुद्भवन होता है कि अगर कोई भी जीव है, जब वो 2 या 2 से अधिक भागों में उसको काट दिया तो प्रत्येक भाग, हर एक भाग फिर से पूरा एक जीव बन जाता है। इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, ये होता है स्पंज और हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, कि ये अपने भागों के, क्षतिग्रस्त भागों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेते हैं। फिर इसके बाद है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? जैसे आपने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा होगा कि उसमें हाइड्रा में पहले एक छोटी सी कलिका निकलती है। ठीक है, वो कुछ टाइम तक तो जो पेरेंट प्लांट है, मतलब हाइड्रा है, उसी पे बढ़ती रहती है। बाद में जब वो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो अलग होकर नया हाइड्रा बना लेती है। इस तरह को जो मुकुलन, पहले एक कलिका बनेगी छोटी सी और फिर उसी से पूरा पादप बन जाएगा, जो भी, उस प्रोसेस को कहते हैं मुकुलन। सेकंड में पूछा है इस क्वेश्चन के परागण और निषेचन में अंतर पूछा है कि परागण निषेचन से किस तरह अलग है। तो हमें पता है परागण कितनी सिंपल डेफिनेशन है कि पराग कोश से परागकण जब वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। और परागण होता है कीट, वायु, जल, इनके माध्यम से होता है, और हमेशा परागण निषेचन से पहले होता है। पहले जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं।
इसमें जो नर युग्मक हैं उसको मादा युग्मक तक ले जाने का जो काम होता है उसको पराग नलिका करती है, और निषेचन परागण के बाद होता है, मतलब पहले परागण होता है उसके बाद निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाकर इसके सिद्धांत व कार्य विधि को समझाइए। तो आपको इसमें एक तो विद्युत मोटर का चित्र बनाना है, आरेख बनाना है, उसके बाद इसके बारे में लिखना है कि सिद्धांत पे काम करता है, कैसे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो यानी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है विद्युत मोटर। इसका सिद्धांत है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ये कुंडली है ABCD कुंडली है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबक हैं, एक इसका नॉर्थ पोल दिख रहा है, एक साउथ पोल, N और S, ये चुंबक है। चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। अब ये जो बल लगा है इस पे, ये कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, और जब अगर कुंडली अपनी अक्ष पे घूमने के लिए फ्री हो तो वो घूमने लगती है, जिससे हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। फिर कार्यविधि क्या है, देखो जब ये जो हमने अभी ये सेटअप बना हुआ है विद्युत मोटर का, जब इसमें कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या होगा कि कुंडली की जो भुजाएं दिखी है आपको A, B और C, D, उन दोनों पे बराबर लेकिन विपरीत दिशाओं में दो बल कार्य करेंगे, उसी को हम बल युग्म कहते हैं, जिससे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि राइट हैंड साइड घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे जो विभक्त वलय लगे हैं वो भी घूमने लगेंगे। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में काम करे, मतलब जो कुंडली है वो एक ही दिशा में घूमती रहे और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती रहे, ठीक है। उसके बाद ये है ऑप्शन है, मतलब या तो आप विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बना के उसके सिद्धांत और कार्यविधि लिख दो, या फिर ऑप्शन है आपको इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है और एक और थ्योरी का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है कि दो विद्युत बल्बों A तथा B में क्रमशः 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। देखो जो वाट में दे रखा है आपको 60 और 100, ये तो है बल्ब की शक्ति, और जो वोल्ट में 220 दे रखा है ये है विभवांतर, इसका प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो देखो बल्ब A है, एक बल्ब A है, एक B है। जो बल्ब A है उसमें उसकी शक्ति कितनी है 60 वाट, यानी जो उसकी पावर है P वो 60 वाट है, और उसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। आपको इसमें प्रतिरोध R निकालना है। ऐसे ही आपको बल्ब B में जो शक्ति है बल्ब की जो P है वो 100 वाट दे रखी है, और विभवांतर है 220 वोल्ट, इसमें भी प्रतिरोध निकालना है। अब देखो हमें पता है कि बल्ब की शक्ति निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है P = VI। V क्या है विभवांतर और I है विद्युत धारा। विद्युत धारा तो हमें यहाँ कहीं पे दे ही नहीं रखी, तो हम यहाँ पे I की जगह रखेंगे V/R। जब I की जगह V/R रखोगे तो V और V की मल्टीप्लाई होकर V² हो जाएगा, तो P = V²/R हो जाएगा, और हमें चाहिए R को यहाँ से निकालोगे तो R = V²/P बन जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में V भी गिवन है और P भी गिवन है। जब हम बल्ब A के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे V = क्या है 220, तो 220 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 60, यानी V²/P है, तो 220 का स्क्वायर होता है 48400। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्रतिरोध निकल के आएगा 806.66 ओम, ऑलमोस्ट इतना आएगा, हम उसको 806 मान सकते हैं। अब ऐसे ही बल्ब B में जो प्रतिरोध है उसको निकालेंगे, 220 का स्क्वायर करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जब 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 484 ओम। अब आपको सामने दिख रहा है किस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा है, बल्ब A का प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रतिरोध निकालना है, आपको पता चल जाएगा किस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा है। सेकेंड पार्ट में इसके पूछा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए, मतलब ऐसी डिवाइस बतानी है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं। तो ऐसी डिवाइस बहुत सारी जितने भी हमारे घर में सब इस्तेमाल होते हैं, जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं आप ये कह सकते हो, जो हीट मिलती है जिनसे, विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस है, ये सब तापीय प्रभाव पे काम करते हैं, ठीक है। अब है 29 क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किया है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये दोष हो जाए तो उसमें क्या होगा कि उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्लियर दिखती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस केस में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। नेत्र का निकट बिंदु दूर हो जाता है 25 सेंटीमीटर से, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं।
और फिर उस ऐसे इंसान को अगर बुक पढ़नी है तो उसको बुक 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रखनी पड़ेगी, तभी वो पढ़ पाएगा। इसके निवारण के लिए हमेशा उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में पूछा है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, इसमें एक तो हमें अपवर्तनांक दे रखा है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, 1.5 दे रखा है। वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। जो अपवर्तनांक क्या होता है, n = c/v। c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, और v है जिस भी माध्यम का निकालना है उसमें प्रकाश की चाल। यहाँ हमें कांच में निकालनी है, तो v क्या हो जाएगा, v = c/n हो जाएगा। तो हम लिखेंगे v = c क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करेंगे उसको n से यानी कि 1.5 से। 1.5 से 3 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 × 10⁸ यानी 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी कांच में प्रकाश की चाल। ये था 29 क्वेश्चन। अब है 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें फर्स्ट पूछा है, चिपको आंदोलन क्या है, हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें चिपको आंदोलन के बारे में बताना है। तो देखो, वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटने से रोकने के लिए प्रथम आंदोलन सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजिली नामक गांव में हुआ। 1730 की बात है जहां से चिपको आंदोलन का उदय हुआ था। जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए इस गांव के वृक्षों को काटने के आदेश राजस्थान के महाराजा अभय सिंह द्वारा दिए गए थे। इसके विरोध में चिपको आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियों ने किया था। उन्होंने कहा कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। वो पेड़ से चिपक गई थी जाके कि पेड़ को, इनको मत काटो, अगर पेड़ों को काटना है तो उससे पहले हमें काटो। तो उस टाइम के जो वहाँ पे शासन था बहुत बेरहम निर्दयी था। उन्होंने अमृता देवी को, उनकी 3 बेटियों को और उनके साथ उनके 363 अनुयायी थे, उन सबको पेड़ों से चिपके हुए मार दिया था। फिर उसके बाद 1972 में, दिसंबर 1972 में उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के रेणी गांव में फिर से चिपको आंदोलन का उदय हुआ दोबारा से। फिर क्या हुआ कि वृक्षों को बचाने का ये अभियान धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल गया। चिपको आंदोलन की धारणा के अनुसार वनों से ईंधन, चारा, खाद, फल, रेशे प्राप्त होते हैं, यानी कि फ्यूल, फॉडर, फर्टिलाइजर, फ्रूट्स, फाइबर्स। 5 F कहते हैं इनको, 5 इंपॉर्टेंट F हैं, फ्यूल, फॉडर, फर्टिलाइजर, फ्रूट्स, फाइबर्स, जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब है कि हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। वनों का संरक्षण हमें इसलिए करना चाहिए कि ये जो वन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वनों के कारण भूमि का कटाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है, रेगिस्तान का फैलाव कम होता है, और वन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है हमें। वन जीवनदायक है, वनों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इमारती लकड़ी मिलती है, कागज़ उद्योग, फर्नीचर उद्योग, इन सब में जो भी यूज़ होता है वो वनों से मिलता है सब कुछ। वन वर्षा का कारण बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अगर वन कम होंगे तो वर्षा कम होती है, वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ता है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है, अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं ऊर्जा के, वो बताने हैं। तो नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं कि अगर कोई भी ऊर्जा स्रोत है, अगर वो एक बार अपनी ऊर्जा दे दे उसके बाद फिर से ऊर्जा दे सकता है, तो ऐसे स्रोत को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कि जल विद्युत, पवन विद्युत, बार बार उनसे एनर्जी बन सकती है। हवा है, आप उससे कितनी भी एनर्जी बना सकते हो। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, यदि कोई स्रोत अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे चुकने के पश्चात पुनर्जीवित नहीं हो सकता तो ऐसे स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, इनके भंडार जब समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके। देखो, वैसे तो कोयला, पेट्रोलियम भी प्रकृति में बनते रहते हैं, लेकिन इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि ये हज़ारों लाखों सालों में जाके बनते हैं दोबारा से। इसलिए इनको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही कहा गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्लो बनते हैं कि अगर इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे तो ये हमको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। इस जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट ये पूछा है, और इसका एक और क्वेश्चन है, फिर ये पेपर खत्म हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, यानी कि जो सड़ गल जाते हैं, जिन पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है तथा अपघटित सरल पदार्थ जैव भू रासायनिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जो हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, जैसे हमारा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, इत्यादि उन सब में प्रवेश कर जाएं जो अपघटित पदार्थ हैं।
इनकी अत्यधिक मात्रा के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब इन पदार्थों का सुगमता से अपघटन नहीं होता और ये पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे रसोई घर का कचरा, मल मूत्र, कागज। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनसे फिर क्या होगा, वातावरण को प्रदूषित करेंगे, इनका इतनी आसानी से अपघटन नहीं होगा। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ गल नहीं सकते, जिन पदार्थों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता। ये पर्यावरण में बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं और इसे प्रदूषित करते हैं, जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशक रसायन मतलब केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, पारा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम जो धातुएं होती हैं, प्लास्टिक, थर्मोकोल और रेडियोधर्मी कचरा है। ठीक है, ये सारे का सारा क्या है, ये सड़ गल नहीं सकता, ऐसे का ऐसा ही रहता है, तो इसकी वजह से ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, समझाइए। आपको डिटेल में बताना है कि हमें क्यों संसाधनों का प्रबंध करना चाहिए, क्यों उनको मैनेज करना चाहिए। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि ये संसाधन असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि मिलते ही रहेंगे। अगर हम इनका दोहन करेंगे तो ये खत्म भी हो सकते हैं, फिर क्या होगा, जीवन ही मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी पे। केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं, परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वो सभी के सभी हमको प्राकृतिक संसाधनों से मिलते हैं, जैसे कि चाहे वो भोजन, कपड़ा, पुस्तक, खिलौने, फर्नीचर, औजार, वाहन, सभी हमें पृथ्वी पे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हीं से मिलते हैं। अब जैसे जो सौर ऊर्जा है, ऊर्जा हमें पृथ्वी उससे सूर्य से मिलती तो सूर्य से है, लेकिन वो भी हम तक कैसे आती है, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा परिक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिक्रमों द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे जो सौर ऊर्जा है उसको जो पौधे हैं वो यूज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाने में, और फिर हम और बाकी जंतु अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं उन पौधों पे। तो कहीं ना कहीं वो जो सूर्य से एनर्जी हमें मिल रही है वो भी किससे मिल रही है, पौधों के द्वारा। और भी बहुत सारे परिक्रम हैं, अलग अलग तरीके से हमें ऊर्जा चाहिए होती है। फिर जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तेज़ी से, संसाधनों की मांग भी बढ़ेगी, यानी कि आपको क्या चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए जिनसे आप चीज़ों का उत्पादन कर सके, आपको घर चाहिए, उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, वृक्ष काटने पड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिस तेज़ी से आपकी मांग बढ़ रही है उसी तेज़ी से आपको वो संसाधन इस तरह से उनको इस्तेमाल करना है ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी रहें। आपको एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा ताकि ये अगली पीढ़ियों को आसानी से उपलब्ध हो सके। इस तरीके से अगर हमें संसाधनों का हम दोहन करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। ओके, यहीं पे ये पेपर ख़त्म हुआ। आई थिंक आपको ये पेपर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, कोई चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई रिएक्शन हो केमिस्ट्री की या बायो का कुछ भी पोर्शन हो जो अच्छे से समझ नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।